हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक डेफिनेशन और एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स का भी काफ़ी यूज़ होता है, तो अगर आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ को पहले देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखना। सबसे पहले देख लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका कि आउटकम या रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है सर्टेनिटी के साथ। मतलब हम कंफर्म करके नहीं कह सकते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा, या फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको कि अगर हम सेम कंडीशन के अंदर करेंगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि हमको सेम आउटकम मिलेगा हर बार। अब देख लेते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर हमने एक कॉइन टॉस किया है तो उसमें या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, तो उसमें सैम्पल स्पेस ये दो है। सिमिलरली अगर हमने एक डाइस को रोल किया है तो उसमें या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगा, तो ये उसके सैम्पल स्पेस हुए। सैम्पल पॉइंट, हर सैम्पल स्पेस में से हर एक तरह की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम कहते हैं सैम्पल पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेड जो है ये हो गया एक सैम्पल पॉइंट, टेल एक सैम्पल पॉइंट, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो गए सैम्पल पॉइंट। इवेंट, एक पर्टिकुलर आउटकम ये कहलाता है इवेंट किसी भी सैम्पल स्पेस में। इवेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल या फिर एलिमेंट्री, और मिक्स्ड या फिर कंपाउंड या फिर कंपोजिट। सिंपल इवेंट वो होता है जिसका कि सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक डाइस रोल किया और अगर हमको देखना है कि एन इवन नंबर लेस दैन 3, तो लेस दैन 3 एक ही इवन नंबर है 2, तो वहाँ पे सिंपल इवेंट हो गया, क्योंकि वहाँ पे बस एक ही चीज़ पॉसिबल है। इस तरह से मिक्स्ड इवेंट जिसमें कि मल्टीपल सैम्पल पॉइंट्स पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल एक डाइस को रोल किया और फिर इवन नंबर, तो वहाँ पे 2, 4, 6 3 सैम्पल पॉइंट्स हो गए, तो ये एक मिक्स्ड या फिर कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मैथमेटिकल या फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, सिर्फ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट टू टोटल नंबर ऑफ केसेस। बस इसका जो रेशियो होता है इसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। और हर इवेंट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक इवेंट ई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई डैश होगा, जहाँ पर कि वो इवेंट ई कभी भी नहीं होता, इट नेवर अकर्स। अब हम देख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर एक इवेंट ए के होने से दूसरा इवेंट बी ना हो, या फिर दूसरे इवेंट बी के होने से पहला इवेंट ए ना हो, तो ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स ए और बी, इनको हम कहेंगे कि ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाइस को रोल किया और इवेंट ए हुआ इवन नंबर और इवेंट बी हुआ ऑड नंबर, तो अगर ए होगा मतलब इवन नंबर आएगा तो ऑटोमेटिकली ऑड नंबर नहीं आएंगे, तो इस केस में ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। Exhaustive events. If performance of experiment results in occurrence of one of the events, then such events are together called exhaustive events. मतलब अगर हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और हमारे सेट ऑफ इवेंट्स में से कोई ना कोई इवेंट होगा, तो उन सारे सेट ऑफ इवेंट्स को मिला के हम कहेंगे कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाइस रोल किया तो इवेंट ए हुआ हमारा, जैसा हमने भी बात किया था कि इवन नंबर आएगा, और इवेंट बी हुआ कि ऑड नंबर आएगा। तो अगर डाइस रोल करेंगे तो या तो इवन या तो ऑड नंबर आएगा ही आएगा, तो इसलिए वो दोनों मिलके आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल इन इवेंट ई टू नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट इवेंट ई। तो ऑड्स इन फेवर जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल अगर हम मान लेते हैं इसको हम ए बाई बी, जहाँ पर कि ए हो गया नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल और नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट हो गया बी, तो ऑड्स इन फेवर ये जो ए बाई बी है, अगर हम इस ऑड्स में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई बी, और फेवरेबल और अगेंस्ट ये दोनों मिल के हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो हमारा सैम्पल स्पेस पूरा हो गया। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखना है इवेंट ई के होने का, तो वो हो जाएगा हमारा ए डिवाइडेड बाई एस, और उसको हम लिख सकते हैं ऑड्स इन फेवर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑड्स इन फेवर। तो ये प्रोबेबिलिटी को हम ऑड्स इन फेवर के टर्म्स में लिख सकते हैं, और इसी तरह से ऑड्स इन फेवर को भी हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। और जैसे ऑड्स इन फेवर होता है इवेंट का, वैसे ही ऑड्स अगेंस्ट इवेंट भी होता है। ऑड्स अगेंस्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ इन्वर्स ऑफ ऑड्स इन फेवर। मतलब यहाँ पे ए बाई बी था
तो वो हो जाएगा b/a। अब हम देख लेते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर एक इवेंट है a और दूसरा इवेंट है b, जहाँ पर कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कि ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे, मतलब ये दोनों साथ में आकर होंगे, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साथ में हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स a एंड b। सिमिलरली कुछ ऐसे इवेंट होंगे जहाँ पर कि आइदर इवेंट a हो या इवेंट b हो, मतलब कि इवेंट a ये वाला पोर्शन है, इवेंट b ये वाला पोर्शन है, तो या तो इवेंट a हो या तो इवेंट b हो। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर इवेंट a और इवेंट b। ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि a यूनियन b जो है वो हो गया हमारा ये पूरा पोर्शन, a का पोर्शन और b का पोर्शन मिलाने पे। तो ये हमें कैसे मिलेगा? ये हमें मिल सकता है, ये सारे के सारे a को हम ऐड कर दें, फिर हम सारे के सारे b को भी ऐड कर दें, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला जो पोर्शन था a इंटरसेक्शन b, ये वाला पोर्शन 2 बार ऐड हो गया, तो इसलिए हमने इसको एक बार माइनस कर दिया। तो ये हो गया एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जैसे 2 इवेंट्स के केस में हो सकता है एडिशन थ्योरम, वैसे ही 3 या मोर देन 3 इवेंट्स के लिए भी हो सकता है। अगर हमें 3 इवेंट्स के लिए देखना हो तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन था जहाँ पर कि इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन था, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, वो 3 बार ऐड हुआ pa pb और pc में, और वो 3 बार माइनस भी हो गया। एक बार a इंटरसेक्शन b में माइनस हुआ, एक बार a इंटरसेक्शन c में माइनस हुआ, और एक बार b इंटरसेक्शन c में माइनस हुआ। तो अब हम इसको एक बार ऐड करेंगे, तो लास्ट में हम ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये हो जाएगा हमारा एडिशन थ्योरम फॉर 3। यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न आ रहा है, जब सिर्फ 2 इवेंट थे तो इंडिविजुअल इवेंट ऐड हुए और 2 के पेयर वाला सब्ट्रैक्ट हुआ। सिमिलरली जब 3 हुआ तो इंडिविजुअल इवेंट ऐड हुए, 2 वाले सब्ट्रैक्ट हो गए पेयर वाले, और 3 का जो पेयर था वो ऐड हो गया। इसी तरह से अगर मोर देन 3 होगा तो हम माइनस कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, इस तरह के इवेंट्स को, और फिर अगर हमारे पास उससे भी ज़्यादा इवेंट होंगे तो फिर हम ऑल्टरनेटिवली फिर उसको ऐड करते जाएंगे जब हमारे 5 का पेयर लेंगे। तो इसको इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ऐसे ही n इवेंट्स अगर हमारे होते हैं तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, एंड इसी तरह से -1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ऐसे ही अप टू जो n इवेंट्स की हमने यहाँ पे बात की थी वो हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये जो हम समेशन कह रहे हैं इसका मतलब कि हर एक इंडिविजुअल इवेंट, मतलब ये pa pb pc, सिमिलरली जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो हर 2 के पेयर a इंटरसेक्शन b b इंटरसेक्शन c c इंटरसेक्शन a, ऐसे, और फिर हम जब 3 की बात कर रहे हैं तो हर 3 का पेयर, तो इसलिए हमने समेशन का यूज़ किया है, तो इसलिए स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 numbers are chosen with replacement at random from 1 2 3 4 up to 10. What is the probability that the minimum number is 2 and maximum number is 8? So यहाँ पे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, सबसे पहले जो सैम्पल स्पेस है, 4 नंबर को हमें चूज़ करना है विथ रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे 10 नंबर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 10 to the power of 4, क्योंकि हर नंबर को चूज़ करने के 10 वेज हैं और सब आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है उसमें मिनिमम होना चाहिए 2, मैक्सिमम होना चाहिए 8। ऐसा नहीं बताया गया है कि वो शुरू में हो या बाद में हो, कभी भी हो। तो अगर हमने 2 को फिक्स कर दिया और 8 को भी फिक्स कर दिया तो अब हमारे पास 2 ही चीज़ें बचती हैं, 2 ही नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये 2 से छोटा नहीं हो सकता और
8 से बड़ा भी नहीं हो सकता, मतलब आपका 1 जो है ये नहीं हो सकता है और 9 और 10 ये भी नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि 10 में से 3 नंबर चले गए तो सिर्फ 7 ही नंबर बचे हैं, इंक्लूडिंग 2 और 8। 2 और 8 यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो 7 वेज में ये दोनों नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 49 डिवाइडेड बाई 10⁴। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर अरेंज्ड इन रैंडम ऑर्डर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एच कम्स बिफोर ई कम्स बिफोर आई बिफोर सी एंड सी बिफोर एस। तो एच हमारा आना चाहिए ई से पहले, ई आना चाहिए हमारा आई से पहले, आई हमारा आना चाहिए सी से पहले और सी आना चाहिए हमारा एस से पहले। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं। टोटल अगर हम देखेंगे तो 11 अल्फ़ाबेट हैं, जिसमें कि कुछ अल्फ़ाबेट्स अलग अलग रिपीटिशन में हैं। फॉर एग्जांपल एम 2 बार रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ध्यान हमें देना है सिर्फ इन 5 अल्फ़ाबेट्स के रिलेटिव ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि ये जिस तरह से भी अरेंज होंगे उसी से हमारा जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस है वो बन के आएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ केसेस एस वो हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो 5 अल्फ़ाबेट हैं ये अलग अलग हैं और ये 5 फैक्टोरियल वे में लग सकते हैं। और नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड मैथ्स आर अरेंज्ड इन रैंडम ऑर्डर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए कम्स बिफोर एच एंड एच कम्स बिफोर एम और टी। मतलब कि ए हमारा जो है वो आएगा एच से पहले और हमारा एच जो है वो या तो एम और या तो टी, इन दोनों में से किसी एक से पहले। यहाँ पे हम एस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए एच एम और टी पे ध्यान देंगे। सो सपोज करते हैं कि हमारे पास 4 पोजीशन हैं। अब इन 4 पोजीशन में ये जो हमारे 4 अल्फ़ाबेट हैं एच ए एम और टी, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हो जाएंगे हमारे 4 फैक्टोरियल इनको अरेंज करने के। और फेवरेबल केसेस जो हैं जहाँ पर कि ये और ये दोनों हो, इसको अब हम काउंट कर लेते हैं। सो सपोज सबसे पहले हम एच को देखते हैं, क्योंकि एच यहाँ पे सेंट्रल वो अल्फ़ाबेट है। एच अगर लास्ट में आएगा तो ए उसके पहले आएगा ही आएगा, लेकिन एम या टी में से कोई भी उसके बाद नहीं आएगा, तो यहाँ पे फेवरेबल केसेस जाएंगे 0। सिमिलरली अगर एच यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आता है तो हमारा ए के लिए पास आने के लिए 2 पोजीशन है और यहाँ पे 4th पोजीशन पे एम या टी में से आने के लिए भी 2 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस जाएंगे हमारे 2 × 2 यानी कि 4। सिमिलरली एच अगर यहाँ पे इस 2nd पोजीशन पे आता है तो ए के पास आने के लिए एक ही पोजीशन है और यहाँ पे एम और टी आपस में 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2। और अगर हमारा एच सबसे पहले आ जाएगा तो फिर ए उसके पहले आ नहीं सकता, तो यहाँ पे अगेन ये 0 हो जाएंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पर फेवरेबल जो है वो हो गए हमारे 4 + 2 यानी कि 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इनफैक्ट अगर हम इसी क्वेश्चन में एस को कंसिडर भी करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 4 पोजीशन है तो एस के पास आने के लिए 5 जगह हैं, 5 ऑप्शन हैं हर बार, 1 2 3 4 5। तो उस केस में अगर हमें एस को भी कंसिडर करना हो तो हर केस के साथ × 5 हम करेंगे तो एस की भी हमें ऑर्डर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम 6 × 5 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 30। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे एच ए एम टी और एस को भी कंसिडर किया तो यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी को हम एक बार फिर से लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल या फिर 5 × 6 डिवाइड बाई 5 × 4 फैक्टोरियल। तो ये फिर से हमें वही 6/4 फैक्टोरियल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये जो अल्फ़ाबेट एस को कंसिडर किया या नहीं किया उससे हमारा आंसर सेम आया, लेकिन अगर हम एस को कंसिडर करते तो हमारा स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बेटर है कि जो केसेस जो आइटम है जिनके वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस आते हैं सिर्फ हम उन्हीं को कंसिडर करें, सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।